नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वेक्टर का लास्ट टॉपिक। जो भी कंसेप्ट रह गए हैं, जितना भी वेक्टर छूटा हुआ है, चाहे जेईई मेंस के लिए हो, एडवांस के लिए हो, नीट के लिए हो, सारे कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। और लास्ट तक जो भी वेक्टर का टॉपिक रह गया है उससे पहले की वीडियोस मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट तैयार है। क्वेश्चन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एक वीडियो हो सकती है और बनाई जाए जिसमें बच्चों ने वो जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनके डाउट पूछे। तो आज का हमारा टॉपिक इसमें रहेगा, पहला रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी कंपोनेंट में तोड़ना। दूसरा टॉपिक रहेगा इसमें हमारा साइन रूल। तीसरा रहेगा कोसाइन रूल। और इसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, जिसमें हम आपको बताएंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कैसे निकालना है। ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल के बैठे, तैयारी के साथ बैठे, पूरा वीडियो एक बार में खत्म करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। चलो मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहला टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझते हैं। पहली बात देखो, जैसा कि आपसे मैंने कहा, एक इंसान 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है। आपसे कहा जाए कि यहाँ पे मान लो ऐसे खंभ गाड़ दिया मैंने, यहाँ पे एक खंभा लगा हुआ है, इस पे एक 10 न्यूटन के फोर्स से आदमी इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा। मैंने कहा इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो आपको पहले भी पता है, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम। और यहाँ एंगल 90 है तो हम कहेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और 2 10 cos 90 की वैल्यू तो वो 0 ही हो जाती। तो मैं कहता इस पे नेट फोर्स जो लगने वाला है बच्चों, वो लगने वाला है 10√2 यानी कि 14.14 न्यूटन के करीब। बात समझने की सिर्फ इतनी सी है, ये जो 10√2 ये जो फोर्स लगा 10√2 इस पे, ये नेट फोर्स लगा। अब मुझे कह दिया जाता कि दूसरे सवाल में ऐसे कह दिया जाता कि एक बॉडी पर नेट फोर्स 10√2 लग रहा है। अब ये बताइए उस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपसे कह दी ये 45 डिग्री है, तो आप बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ये बात समझना ही आज का टॉपिक है। हम दोनों को जोड़ के 10√2 पर तो पहुंच गए। अब ये 10√2 को वापस कैसे दो भागों में तोड़ना है, यही समझना कहलाता है रेजोल्यूशन। पहला जो टॉपिक एडिशन था उसका जस्ट अपोजिट है ये, ठीक। अब ये समझ लीजिए, रेजोल्यूशन में आप समझने वाले हैं एक वेक्टर को दो भागों में तोड़ के पढ़ना। एक खासियत इसकी और है कि वेक्टर अनडायरेक्शनल इधर उधर दे रखा हो और दो डायरेक्शनों में उसका प्रभाव मुझे जानना हो, दोनों डायरेक्शन में इसका इफेक्ट जानना हो, तो मैं इसको दो भागों में तोड़ सकता हूं और ये तोड़ना ही रेजोल्यूशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक और टॉपिक, एक और थोड़ी सी बात समझाता हूं। एक इंसान एक बॉल इधर फेंकता है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। दूसरा एक इंसान ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकता है। लेकिन एक इंसान अगर 10√2 से बॉल इधर की तरफ फेंके, तो फिर इसमें जो 10√2 से एक बॉल फेंकी गई है, या जो इधर इधर 10 से फेंकी जा रही थी, इसके मोशन में और इसके मोशन में क्या अंतर आएगा। क्या मैं इस 10√2 को इन दोनों भागों में तोड़ सकता हूं। तुमने देखा होगा कि अगर आप ऐसे बॉल फेंकते हैं तो वो ऐसे जाती है, तो उसका दोनों डायरेक्शन में प्रभाव है। थोड़ी सी ऊपर को भी उठ रही है, थोड़ी सी आगे को भी जा रही है। हालांकि ऊपर को कम उठ रही है क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, पर आगे को भी जा रही है और ऊपर को उठ रही है। यानी कि जो 10√2 आपने तो इधर फेंका, लेकिन उसका प्रभाव दोनों डायरेक्शन में था, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो ये जो नेट है उसका दोनों डायरेक्शन में जो इफेक्ट हम निकालते हैं वही कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक। तो अब मैं ये सारे एग्जाम्पल को हटा करके उसको फॉर्मूले के रूप में आपको समझाता हूं, ठीक। फॉर्मूले के रूप में भी फिर ऐसे भी हम समझेंगे कि ये वापस कैसे लाया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको एक बार इरेज कर दे रहा हूं, एक मिनट। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए ऐसे दे रखा है। ए वेक्टर आपसे कह दिया हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री पर है। इतनी बात कह दी, खाली डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए। अब आपसे कहा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट बताइए। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए कि ये जो है वो एक कंप्लीट ट्रायंगल बना लीजिए आप ऐसे। तो ये कंप्लीट ट्रायंगल का बेस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। अब इस बेस का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते, आप cos थीटा लगाते या cos 30 लगाते। चलो थीटा ही मान लेते थोड़ी देर के लिए, थीटा मान लो। 30 में 30 तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस
और उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, तो बेस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, है क्या नहीं। और डायरेक्शन आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल। हाँ, अब ऐसे ही परपेंडिकुलर ये कैसे निकालते, यहाँ साइन थीटा लगा दीजिए बच्चों, तो साइन थीटा लगाते तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड है ए, तो परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, मॉड ऑफ ए साइन थीटा। और डायरेक्शन किधर है, इस बी के परपेंडिकुलर है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन है और इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो ये जो वेक्टर आया परपेंडिकुलर वेक्टर वो ऊपर की तरफ आ गया, और वो कितना आया है, उसका मैग्नीट्यूड है ए साइन थीटा, या फिर आप कह सकते हैं ए साइन थीटा ऊपर की तरफ यानी कि जे कैप, और ये ए कॉस थीटा आप कह सकते हैं आई कैप। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो ए वेक्टर था वो दो डायरेक्शन में टूट गया है, एक हॉरिजॉन्टल में भी और एक वर्टिकल में। और एक वेक्टर को अगर मैं बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले खिसका के यहाँ पे भी बच्चों लिख सकता हूं, तो ये पी वेक्टर यहाँ पे भी कहला सकता है ए साइन थीटा या मॉड ऑफ ए साइन थीटा, और ये बेस आपका कहला सकता है बच्चों मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अब यानी कि आपके पास जो वेक्टर ये था ए, वो आप दो डायरेक्शन में तोड़ पाए, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा एंड मॉड ऑफ ए साइन थीटा। और डायरेक्शन आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा है और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और इसकी डायरेक्शन वर्टिकल। आप कॉस थीटा, एक और बात ध्यान रखिए, कॉस थीटा वाला टर्म किसके साथ आ रहा है, उधर से आ रहा है जिधर से एंगल दे रखा है। एंगल हॉरिजॉन्टल से दे रखा है थीटा, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, और फिर उसके परपेंडिकुलर वाला आएगा साइन के साथ। अब मैंने आपसे कहा कि ये दोनों जो हैं उसका सम ये है, ये जो आ रहा है ना ए, इन ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का सम है। देखो कैसे है, ये मैंने आपको बताया ना, इकट्ठा करके वापस पहुंचा रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि ये 10 और ये 10 से आपको ये 10√2 मिला, तो क्या मैं 10√2 से वापस 10 और 10 पा सकता हूं, तो वही करना ही कंपोनेंट करना है। अब देखो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का रिजल्टेंट अगर वापस ए आ जाए तो इसका मतलब मैंने पढ़ा जो सीखा वो सही है। चलो देखते हैं, तो ए नेट कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब आप ये देख लीजिए 2a कॉस थीटा और ए साइन थीटा और कॉस 90 करते, ए कॉस थीटा और एक साइन थीटा में कितना एंगल है 90, तो यहाँ पे क्या करते कॉस 90, रिजल्टेंट वाला यही तो फॉर्मूला है बच्चों। तो बताओ ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो आपका ए नेट क्या बचा, ए नेट बचा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख लीजिए अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके अंडर रूट में ये वैल्यू, बताओ ये वैल्यू 1 है, और ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बचा, तो सिर्फ क्या रह गया मॉड ऑफ ए, यानी कि ए नेट अभी भी कितना है ए, तो ए को आप ए कोस थीटा और ए साइन थीटा में तोड़ भी सकते हैं और उनका नेट वापस ए भी आ सकता है। ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, यही असली काम है किसका, कंपोनेंट्स का। यानी कि ए को अगर आप दो भागों में तोड़ के लिख भी लो दो डायरेक्शंस में तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड का जो सम आ रहा है वो ए के बराबर ही आ रहा है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही आ रही जो इन दोनों की डायरेक्शन आती। ठीक, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, तो मैं ढंग से इसको क्लियर कर दे रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे तोड़ते हैं और कैसे। मैंने आपको बताया रेजोल्यूशन से यानी कंपोनेंट में तोड़ने से हम वेक्टर को उस डायरेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में पा सकते हैं जहां हमें इसकी जरूरत है। जैसे आप देख लीजिए ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है मान लो, ठीक है बच्चों, ये एंगल थीटा है। इंक्लाइंड प्लेन समझते हो ऐसे, ठीक है, सी सॉ जहाँ पे हम फिसलते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारा एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक आपने रख दिया जिसका मास क्या है, मास है mg, तो फिर मास m है, सॉरी, तो फिर नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, पर फोर्स तो लग रहा है नीचे, पर ये जाता है ऐसे, गौर करना। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता और ये मास अगर तुम बीच में लटका देते तो क्या सीधे नीचे गिरता, पर अगर ये इंक्लाइंड प्लेन की जगह हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहता तो ये बिल्कुल सीधा रेखा रहता, पर यहाँ पे क्या है थोड़ा सा ये बीच में है। तो अब यहाँ दो केस बन रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक जमीन इधर की तरफ खींच रही है जिसके कारण ये धरती से चिपका हुआ भी है, थोड़ा भाग इधर भी है जिसके कारण ये फिसल के आ भी रहा है। इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, एक तो फोर्स जो लग रहा है वो इधर नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका प्रभाव दोनों डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर भी और सरफेस के पैरेलल भी। तो ये वही कहानी हो गई ना कंपोनेंट वाली। तो देखो एक भाग तो इसको नीचे खींच रहा है, चिपक के चल, एक भाग इसको आगे खींच रहा है, चल निकल आगे, ठीक। तो दो डायरेक्शन हो गई इसकी।
तो पहली डायरेक्शन किधर है बच्चों? ओ हो परपेंडिकुलर, ठीक सरफेस की तरफ, और एक डायरेक्शन किधर है इसकी? पैरेलल टू द सरफेस। अब एक बात ध्यान से समझो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो मुझे मालूम है कि ये जो देखो, एक बार फिर ध्यान से देखो, mg इधर है और एक है आपके पास ये हिस्सा और एक है आपके पास ये हिस्सा। ये बोर्ड को मैं उठा के से पलट देता तो आपको फिर से यही दिखाई देता ऐसा सीन कि ये इधर mg है और इधर की तरफ से एक एंगल थीटा दे रहा है। ऐसे घुमा दो, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो इसे घुमा देते तो आपको मालूम पड़ता कि mg का इधर वाला हिस्सा आ जाता है mg cos थीटा और इधर वाला हिस्सा आ जाता है mg sin थीटा। मैंने आपसे कहा भी था जिधर से की तरफ से थीटा दे रखा हो आप उसी वाले कंपोनेंट को cos के साथ लिखते हैं। तो इधर से थीटा आ रहा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा, इस बात से क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? ऐसे समझो, ये मान लो एंगल होता 30 डिग्री, ये एंगल कितना होता 30 डिग्री। अब ये चीजें नीचे की तरफ फिसल रही होती, ठीक, मगर अगर नहीं, देख सुन, अगर ये 2 किलोग्राम का मास ऐसे सीधे होता तो ये नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से आता, कितने फोर्स से आता? 20 न्यूटन के से 2g है। पर अब कितने कैसे आ पाएगा? 2g sin थीटा, क्योंकि इसमें कौन सा कंपोनेंट खींच के ला रहा है? सिर्फ साइन थीटा वाला, और एक कॉस वाला इसको चिपका के रखे हुए है। तो ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट बच्चों आ रहा है वो 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, यानी कि अब ये नीचे सिर्फ 10 न्यूटन से खींच रहा। तो इस केस में ये धीरे खींच रहा होगा और इस केस में ये तेज खींच रहा होगा। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही? ठीक है, अगर आ रही है तो थोड़ी सी और बातें समझाता हूँ। और इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे मान लीजिए ये एक रस्सी है और इस रस्सी से ये आपने ऐसे करके बॉल यहां टांग दी। ओहो, देख ध्यान से, इसमें एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक। अब नीचे लग रहा है तो जो नीचे टपक के गिर पड़ती, पर इसको तुमने खींचा हुआ है ना, तो तभी तो ये ऐसे है, तो एक फोर्स तुमने बाहर की तरफ खुद लगा लिया। अच्छा, तो जब ये दोनों फोर्स लग रहे थे तो ये बीच में कहीं आना चाहिए इनका रिजल्टेंट, पर ये बीच में आने वाले रिजल्टेंट को इसकी टेंशन ने, रस्सी की ने कर लिया है बैलेंस, क्योंकि जैसे ही तुम खींचते हो रस्सी इसको वापस खींच लेती है। तो ये टेंशन ने क्या कर लिया है? इसको बैलेंस। पर टेंशन तो ये बीच में है, पर mg किसको, किस पे कहां लग रहा है? नीचे। तो इसका मतलब टेंशन का एक हिस्सा इस mg को बैलेंस किए होगा और एक हिस्सा इसको फोर्स को बैलेंस किए होगा। तो इसका मतलब टेंशन के 2 हिस्से होंगे, यानी कि वही फिर से बात हो गई, टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे। अब वो कंपोनेंट हम कैसे करेंगे बच्चों? ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा है? अगर मैं इधर वाला हिस्सा देखूं, वर्टिकल वाला, तो जस्ट ये देखो जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, देखो यहां से ये, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये कंपोनेंट होगा बच्चों t cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट होगा t sin थीटा। अब t sin थीटा तो बैलेंस करे होगा फोर्स को और t cos थीटा बैलेंस करे होगा mg को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से ये कंपोनेंट में हम तो इन्हें तोड़ते हैं। बोलो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि कंपोनेंट कहां कैसे कैसे करे जा रहे हैं और किस प्रकार से आप इनको तोड़ सकते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं। आपने बॉल को इधर u की स्पीड से फेंका, थीटा के एंगल से, हॉरिजॉन्टल से, तो बच्चों उसके दोनों तरफ प्रभाव है उसकी स्पीड के। एक स्पीड इसकी हॉरिजॉन्टल में भी है, एक स्पीड इसकी वर्टिकल में भी, तभी तो वैसे जा रहा है। यस सर। तो फिर देखो, थीटा से इधर वाला कंपोनेंट क्या u cos थीटा है और इधर वाला कंपोनेंट u sin थीटा है। बोलो समझ आ रहा है? इस प्रकार से हमेशा आपको कंपोनेंट में इसे तोड़कर ही लिखना है, कंपोनेंट का यही तरीका है। चलो हम इसके आगे आते हैं। पहले मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंपोनेंट में तोड़ना आपको समझा पाया। अब मैं ए बी वेक्टर को तो c और बी सी वेक्टर को a और सी ए वेक्टर को b कह रहा हूं बच्चों। तो ये ए बी बी सी सी है, इनको ए बी सी वेक्टर कह रहा हूं, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? अब मैंने क्या किया, जुगाड़ बैठाने के लिए दोनों तरफ a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया? a से क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से करने से तो ये 0 ही रहा। अच्छा भाई 0 रहा। अब ये क्या हो गया बच्चों? a क्रॉस a, और ये क्या हुआ बच्चों? a क्रॉस b, और ये क्या हुआ? a क्रॉस c, है कि नहीं? अब आप ये समझिए, a साइन थीटा, साइन 0, क्योंकि a और a के बीच में एंगल 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो यह पूरा टर्म 0। ओके, तो यहां क्या बचता है? a क्रॉस b, और यहां क्या बचता है? a क्रॉस c।
इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको इधर ले जा करके ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस के ए क्रॉस सी कह सकता हूँ। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस सी इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आती हैं। तो माइनस के ए क्रॉस सी जो आया है, इसे हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं सी क्रॉस ए। तो माइनस से ये प्लस का चिन्ह पलट गया। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ ये समझिए। ए क्रॉस बी इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन। अब ए और बी के बीच एंगल देखो, ए किधर है इधर और बी किधर है इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस सी है। ए इधर है बी इधर है, इनके बीच का एंगल इधर है। अब देख लीजिए तो ये एंगल है कितना 180 माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही ये देख लीजिए सी क्रॉस ए। अब सी किधर है, सी इधर है, ए इधर है और सी और ए के बीच में ओ हो 180 माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी ए 180 साइन 180 माइनस बी। ठीक है, सी इधर ए इधर और इनके बीच का एंगल 180 माइनस बी। अब आपको मैंने बताया है, देखो ये लिख दिया है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये आप जानकारी के लिए ध्यान रख लीजिए, ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। तो 180 माइनस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन सी। और ऐसे ही ये सी ए क्या हो जाएगा बच्चों, सी ए साइन बी। अब आप देख लीजिए इसमें से ए मुंह के बल कर दीजिए। अब ये क्या बचा यहाँ से बच्चों, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। देखो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा लगने लगा होगा कि हम साइन रूल की तरफ पहुँच रहे हैं। चलो अभी पहुँचाते हैं, थोड़ा सब्र रखिए। ओहो देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था 0 था भाई। ओहो अब मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ b से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ क्या किया, b से क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये क्या हो गया b क्रॉस a और ये क्या हो गया b क्रॉस b और ये क्या हो गया b क्रॉस c और इधर तो 0 है ही, तो ये पूरा टर्म 0। अब ये है बच्चों b क्रॉस a, तो इधर क्या है माइनस के b क्रॉस c। उधर मैंने भेज दिया तो वो नेगेटिव हो गया, तो क्या मैं इसको c क्रॉस b भी तो कह सकता हूँ, अभी भी कहा है। तो b ये क्या बचा b a साइन थीटा। अब b और a के बीच एंगल देख लीजिए, b इधर है और a इधर है, तो b और a के बीच में एंगल क्या 180 माइनस सी है। देखो b इधर और a इधर, तो a तो ऊपर जा रहा है ऐसे और b इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस सी। साइन 180 माइनस सी और b क्रॉस सी को मैंने c क्रॉस b लिखवा लिया है। देखो माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा फिर इससे c क्रॉस b, तो हम कहेंगे सी बी साइन 180 माइनस, देखो c और b, तो आप देख लीजिए b इधर है और c इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस a। देखो c इधर b इधर, तो दोनों के बीच में एंगल यही तो है 180 माइनस a। तो मैं कहूँगा सी बी 180 माइनस a। ओ हो देख b से b कट गया, इधर क्या बचा a साइन c, क्योंकि 180 माइनस थीटा साइन थीटा है। अब इधर से क्या बचता है c साइन a। अब देखो तो यहाँ से लिखेंगे c साइन a वालों को एक तरफ ले आओ, a अपॉन साइन a बराबर c अपॉन साइन c। ओह ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, c अपॉन साइन c की वैल्यू a अपॉन साइन a भी है और b अपॉन साइन b भी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर क्या c अपॉन साइन c। इसी को कहते हैं बच्चों साइन रूल। और ये रूल कैसे कैसे एप्लीकेबल होता है, 2-4 क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं। इसी पर बेस्ड है लामीज़ थ्योरम, और लामीज़ थ्योरम भी कैसे काम करती है वो क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चंस में एक साथ नहीं करा सकता, आप क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें। ये रेशियो बस इस्तेमाल कर लें, आपको ऐसा देखा मिल जाएगा कि एक तरफ से ये ट्राइंगल में कुछ ना कुछ साइड या एंगल दी मिल जाएंगी। आप इस रेशियो में 2 इक्वेशन बना के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ए साइड दे दी जाए पर ये एंगल ना दिया जाए, दूसरी साइड दे दी जाए दूसरा एंगल दिया जाए। अब एक एंगल एक साइड दे दी जाए, एक साइड ना दी जाए, एक एंगल दे दिया जाए। आपको बस ये सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा दूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ही मिटा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मिटाऊँगा, इतने में ही समझा दूंगा आपको। मान लीजिए ये आपके पास ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप ये देख लीजिए, जैसा मैंने कहा कि ये एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री और ये आपके सामने ये साइड दे रखी है 4 मीटर,
ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री और ये आपको साइड पूछी गई है ये वाली, बताइए क्या बताओगे। अब क्या करना है आपको मालूम है, ए अपॉन साइन, ये तो ए के सामने वाली साइड ए होती है तो हम कहेंगे 4/sin 60 और इज इक्वल टू आप कहेंगे बी यानी x अपॉन साइन 30, यानी ये x अपॉन साइन 30 क्या वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए हुए। ट्रिग्नोमेट्री ये नॉर्मली ये चल रहा है, बस वैल्यूज चल रही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के बिना भी हम ये साइड्स या एंगल बता सकते हैं। यही इसका यूज है बच्चों। पूरी राइट एंगल ही बन गया वैसे तो, पर मुझे राइट एंगल नहीं बनाना था, इससे भी मैं कर सकता था पर धोखे में बन गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये है साइन रूल का असली फ़ायदा। ये राइट एंगल नहीं बनता तो भी हो जाता है। एक बार क्वेश्चन करना, वो DPPs में है तो आपको ढंग से समझ आ जाएगा। अब मैं अगले रूल पे आता हूँ जिसे कहते हैं कोसाइन रूल। अब ट्राइंगल के लिए एक और रूल कोसाइन रूल, और उसको भी मैं वेक्टर की मदद से बहुत शानदार तरीके जैसा सिमिलर केस वहाँ किया था वैसे ही प्रूव करूँगा। थोड़ा जल्दी करूँगा, बस ध्यान से समझना कि प्रूफ से क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। एक बार प्रूफ समझ जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हमने किस प्रकार से वैल्यू सॉल्व की है। फॉर्मूले याद करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए मैं आपको प्रूफ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है भाई साहब, ध्यान से समझना एक एक बात, यहाँ समझना। और ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी, सी के सी, हाँ ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल ए। देखिए हाँ, कॉस ए पहला फॉर्मूला इसमें आया है कॉस ए वाला। कॉस ए में कहा जा रहा है बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस ए की वैल्यू ये आती है। ऐसे ही कॉस बी में आएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो आप समझ गए होंगे कॉस सी में क्या आएगा। हाँ, कॉस सी में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को घटाइए, जो भी सामने वाला है वही घट रहा है, वही नीचे नहीं आ रहा है, यही तो बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 2ab। ये 3 फॉर्मूले हैं कोसाइन रूल के। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ ये कोसाइन रूल के फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। एक एंगल पता हो तो आपको साइड पता चल सकती हैं, एक इनमें से ये रिलेशन मिल सकता है। जैसे आपको एक एंगल पता हो, 2 साइड पता हो, तीसरी साइड पता चल सकती है, या 3 साइड पता हो तो एंगल पता चल सकते हैं। इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं सीखा होता, ये कोसाइन रूल से ही आते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए। अब मैं इसी को प्रूव करके दिखाता हूँ वेक्टर के तरीके से। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, देख ध्यान से अब है। चलो मैं फिर दोबारा वेक्टर के रूप में लाता हूँ इन्हें। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ से यहाँ ये AB, ये BC और ये CA। ओहो देखना, ये C वेक्टर नाम दिया C के सामने वाली साइड को, और इस A के सामने वाली साइड को A वेक्टर और इसको B वेक्टर नाम दिया। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ बच्चों एंगल वाली। तो आपको मालूम है अगर ये एंगल A है तो क्या मैं यही एंगल मानूंगा? हाँ सर। अब ये C है और ये A है तो मैं यही एंगल मानूंगा 180 माइनस B, ना कि ये B। ऐसे ही इधर A है और इधर B है तो A और B के बीच में यही एंगल मानूंगा 180 माइनस C। अब मैं बार बार इसे आपको नहीं बताऊंगा। देखिए A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0 है। A प्लस B प्लस C ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एक ही सेंस में है तो तीनों का सम 0 के बराबर आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जहाँ से शुरू हुए वहीं खत्म हुए, डिस्प्लेसमेंट 0 तो तीनों वेक्टर का सम भी 0। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ A के साथ डॉट प्रोडक्ट करे दे रहा हूँ दोनों तरफ। जैसे ही मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो ये क्या हो गया बच्चों, A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C बराबर 0। आप देख लीजिए कि A डॉट A कॉस 0, क्या मैं सीधा A स्क्वायर कर दूं? A कॉस 0 की वैल्यू 1 तो ये क्या हो गया A स्क्वायर। और यहाँ पर A B कॉस A और B के बीच एंगल देख लीजिए, A इधर है और B इधर है, कॉस 180 माइनस C तो मैं कहूँगा कॉस 180 माइनस C। ऐसे ही A और C देख लीजिए बच्चों, A इधर है और C इधर है तो ये 180 माइनस B है तो मैं कहूँगा
ए सी कॉस 180 माइनस बी, ओके, बराबर 0। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा होता है और ये क्या हो गया बच्चों, ये माइनस के थीटा होता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कॉस 180 माइनस थीटा, तो उसकी वैल्यू आती माइनस के कॉस थीटा। ठीक, तो ये तो है ए स्क्वायर और ये हो गया बच्चों आपके पास माइनस के ए बी कॉस सी, क्योंकि कॉस माइनस थीटा हो गया तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास माइनस के ए सी कॉस बी बराबर 0। चाहो तो मैं इन दोनों को उधर भेज के ऐसे भी कह सकता हूँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी, यहाँ से हटा दे। चल पहली इक्वेशन बना लेते। ठीक, अब दूसरी कैसे बनाएं, इस पूरी वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट कर दो बी के साथ। जैसे बी के साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी ए बी डॉट ए, अभी तो बी डॉट ए लिख देते हैं, यहाँ ए की जगह बी कर लो, प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर 0। जैसा मैंने वहाँ क्रॉस कर रहा था साइन रूल में, याद करो, वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉट। देखो फिर मैं कैसे रिजल्ट्स पे आऊँगा, बहुत ध्यान से समझना। एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई, इसको बहुत जहन में रख लेना। ठीक, दूसरी इक्वेशन बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा, कौन सा लें, बी किधर है, इधर, ए किधर है, इधर, तो ए और बी के बीच एंगल कितना, बी इधर, देख बी इधर आ रहा है और ए इधर जा रहा है, तो एंगल 180 माइनस सी है ना, तो बी ए कॉस 180 माइनस सी। ठीक है, और बी डॉट बी बी स्क्वायर, बी बी कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये बी डॉट सी है बच्चों, तो बी किधर, इधर, सी किधर, इधर, तो इनके बीच एंगल कितना, 180 माइनस सी, बी इधर सी इधर, इनके बीच एंगल कितना 180 माइनस सी, तो मैं कहूँगा बी सी कॉस 180 माइनस ए। अब ये मालूम है आपको कि ये आ जाएगा माइनस के कॉस सी, तो ये माइनस का चिन्ह, यहाँ आ जाएगा माइनस के कॉस ए, तो ये माइनस का चिन्ह, दोनों को उधर भेज दो तो ये प्लस के हो जाएंगे बच्चों, और इधर रह जाएगा बी स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस सी, ए बी कॉस सी प्लस, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आता है, उसको इधर भेज देते हैं, बी सी कॉस ए, बी सी कॉस ए। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब तीसरी इक्वेशन और फाइंड करते हैं। देखो ये सेकंड हो गई। तीसरी इक्वेशन क्या करें, अब यहाँ सी के साथ पूरी इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट कर दो, जैसे ए किया है वैसे सी के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा सी डॉट ए प्लस ये क्या हो जाएगा सी डॉट बी प्लस ये क्या हो जाएगा सी डॉट सी, सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देख सी इधर ए इधर, दोनों के बीच एंगल कितना, सी इधर ए इधर, 180 माइनस बी, तो ये हो जाएगा सी ए कॉस 180 माइनस बी प्लस सी बी, सी किधर, सी इधर और बी इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस ए, तो ये कहूँगा सी बी कॉस 180 माइनस ए। अब देख ध्यान से, और सी डॉट सी, तो सी सी कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है ये माइनस के कॉस बी आएगा, तो फिर उधर भेज के तो प्लस के कॉस बी कर दूँ, ऐसे ये माइनस के कॉस ए आएगा तो उसको भेज के प्लस के इधर कर दूँ, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू आप कर सकते हैं सी ए कॉस बी प्लस सी बी कॉस ए। ठीक, ये तीसरी इक्वेशन हो गई बच्चों। तो एक दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन। अब देख क्या करना है, बहुत ध्यान समझना। अब आपको जैसे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, दो को जोड़ो तीसरे को घटाओ, यानी कि आप ऐसा कर लीजिए, ये है ना जो पहली इक्वेशन, इसको घटा लीजिए और दूसरी और तीसरी को जोड़ लीजिए। देख इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये इधर क्या हो जाएंगे। अब क्या करना है, थर्ड प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट। एक बार ये पहला ऑपरेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन का न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, क्या है, थर्ड और सेकंड जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और ये घटाओ तो ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, इधर से इन दोनों को तो जोड़ दिया और इसको घटा दिया। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, ये सी ए कॉस बी। अब देखो ऐसा कुछ है क्या इसमें, ये सी ए कॉस बी और ये ए बी कॉस सी और ये सी बी कॉस ए और ये बी सी कॉस ए, तो ये सी बी कॉस ए और ये बी सी कॉस ए, ये दोनों जुड़ सकते हैं ना, सी बी और बी सी मैग्नीट्यूड ही तो हैं, तो ये क्या हो रहे हैं 2 बी सी कॉस ए और ये सी ए कॉस बी है और ये ए बी कॉस सी है। और देख इधर से ए बी कॉस सी और ए सी कॉस बी, तो ये दोनों प्लस के और ये दोनों माइनस के। देखो ए बी कॉस सी और यहाँ पे क्या है ए बी कॉस सी, तो ये तो दोनों जुड़ रहे थे और ये घट रहा था,
देख ध्यान से, ये वाले तो माइनस के होंगे ये, और ये दोनों होंगे प्लस के और प्लस के। तो एक सी ए कॉस बी से ये सी ए कॉस बी खत्म हो जाएगा, ये और ये, ठीक। एक बार ए बी कॉस सी से ये ए बी कॉस सी प्लस और माइनस का खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ दोनों को जोड़ के ये बचेगा 2bc कॉस ए, और यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। बोलो क्लियर है। इन दोनों को जोड़ो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, इन दोनों से कट जाएंगे, तो ये दो बार जुड़ जाएंगे और इधर ये बच जाएगा। बताओ, ये प्रूफ हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला कैसे प्रूफ करना है, अब तुम दूसरे वाले को भी समझ लो। ए और सी जोड़ दो, बी घटा दो। अब यहाँ पे क्या है, ए और सी, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब देख ये वाला घट रहा है ना, तो ए बी कॉस सी और बी सी कॉस ए, ये दोनों माइनस के चलेंगे। अब की बार ये दोनों माइनस के चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे हम, ए और सी को जोड़ रहे थे। अब देख ए बी कॉस सी ये प्लस का है और ए बी कॉस सी ये माइनस का, ये खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही ये वाला भी खत्म हो रहा है, ए सी कॉस बी। अब देखो इसमें सी ए ये हो गया बी सी कॉस ए, ये हो गया बी सी कॉस ए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पहली इक्वेशन मिली थी जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसे ही कॉस बी की वैल्यू अगर आप पता लगाना चाह रहे हैं तो कॉस बी में ए और सी स्क्वायर जुड़ रहा है, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, ये और ये जुड़ गए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये अपने आप बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कॉस बी वाला टर्म बचेगा। कॉस बी वाला टर्म कौन सा आ रहा है बच्चों, इसमें कॉस बी वाला टर्म आ रहा है ये सी ए कॉस बी। देखो सी ए कॉस बी यहाँ पे भी है और सी ए कॉस बी यहाँ पे भी है, ये जुड़ रहे हैं, ए बी कॉस सी और ये बी कॉस सी से घट गए, और बी सी कॉस ए और बी सी कॉस ए ये खत्म हो गए, एक प्लस के और एक माइनस से, ये दोनों खत्म हो गए। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बचता है ए बी कॉस सी। तो इधर आप भाग में रख दीजिए, यहाँ भाग में हो जाएगा ए सी ऐसे करके, तो ये कॉस बी आ गया। इसी प्रकार से अब की बार ए और बी जोड़ दो, सी घटा दो, तो कॉस सी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। यानी ए और बी जोड़ना है, यानी कि आप कौन सा करें, पहली और देखो जिसमें कौन सी करी थी, इसमें आपने ये घटाई थी, पहली और तीसरी जोड़ी थी, और पहले वाले में पहली दूसरी जोड़ के पहली और दूसरी, तीसरी और दूसरी जोड़ के पहली घटाई थी। अब तीसरी वाली में क्या कीजिए, पहली और दूसरी जोड़ दीजिए, तीसरी घटा दीजिए, पहली प्लस दूसरी और तीसरी घटा दीजिए। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको अपने आप पता चल जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab आ जाएगा। यही होता है कोसाइन रूल, और इस प्रकार से आप कॉस के भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद है कि मैं जानबूझ के इसको बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, मैं चाह के इसको बहुत टाइम पास इसमें कर सकता हूँ, 2-4 क्वेश्चन बता सकता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये किस प्रकार से वैल्यू आई है। अब आपको ये रिलेशन पता चल गए ना, तुरंत वैल्यू रखोगे, तुरंत आंसर निकलेंगे। कैसे आए ये मैं फील कराने के चक्कर में इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया है। चलो मैं अगली बात पर आता हूँ, इसको यहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों आपको एक हम छोटी सी चीज़ और पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। पहले तो हमें ये समझना है पैरेललोपाइप क्या होता है। पैरेललोपाइप का आकार मैं आपके सामने से बना रहा हूँ, इस प्रकार का ये जो शेप है ना, इसे कहते हैं, ये जो आपके पास एक क्यूब या क्यूबॉइड हो, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए तो एक पैरेललोपाइप बन के तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो जी मेरे पास ये क्यूब है, ऐसे मान लो मैं इसको ऐसे तिरछा कर दूँ, ऐसे मोड़ दूँ, ऐसे देख तो मुड़ भी नहीं रहा है, तो मोड़ दूंगा तो पूरी फट जाएगा जी। ये पैरेललोपाइप बन गया कि नहीं बन गया जी, ठीक। ये कहलाता है पैरेललोपाइप। इसकी ये साइड से झुकी होती है थोड़ी सी, और इसका ही एक आइडियल शेप, अगर पैरेललोपाइप के एंगल सारे 90 हो जाएं तो वो क्यूबॉइड बन सकता है, और साइड्स भी बराबर हो जाएं तो वो क्यूब बन जाता है। एक्चुअली ये सारे के सारे पैरेललोपाइप के ही भाग होते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। अब ये एक तिरछा सा शेप है। अब ये देख लीजिए, मैंने आपको ये ध्यान रखो, तो ये पैरेललोपाइप में ये साइड, ये नीचे वाला क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। अगर मैं कह दूँ ये साइड ए वेक्टर है, ये साइड बी वेक्टर है, और मैं कह दूँ ये साइड है आपकी सी वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो आप अगर पैरेललोग्राम के एरिया को आपको ध्यान हो, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हैं आपके पास, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे आता है, ए क्रॉस बी से। अगर ए क्रॉस बी कर देते हैं तो आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, या फिर आप सी क्रॉस बी क्रॉस सी कर देते हैं तो इस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया आपको पैरेललोग्राम का फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे। पर वॉल्यूम जो होता है किसी भी बॉडी का, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया
और इसकी हाइट है h, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। ये हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का। और भी कोई भी शेप है, जैसे मान लीजिए आप क्यूब का वॉल्यूम लिखते हैं ए क्यूब, तो वो कैसे आया है, एक स्क्वायर इसकी साइड का एरिया मल्टीप्लाई इसकी हाइट। तो वॉल्यूम हमेशा एरिया इंटू हाइट होता है। अब इसका एरिया तो आपको मिल गया ए क्रॉस बी, ये नीचे वाली साइड का, ठीक। अगर आप इस वाली साइड का निकालना चाहते तो आपको मिलता सी क्रॉस बी। सही है गलत? तो आप अभी मैं ए क्रॉस बी से काम कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी इज द वॉल्यूम, एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम। अब अगर आप इसकी हाइट निकालना है तो क्या आप ये कहेंगे सी इसकी हाइट है? नहीं, इसकी हाइट है ये, देखो गौर करो, यही तो इसकी हाइट है। अब मैं जैसे ये बना दूं इसकी वाई एक्सिस, इधर बना दूं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो आप गौर कीजिए ए क्रॉस बी से जो ए क्रॉस बी के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो तो ऊपर की तरफ आ रही है ना। मैं इधर कह सकता हूँ ये ए क्रॉस बी के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ऐसे कह सकता हूँ। ए क्रॉस बी, देखो ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ, अंगूठा जिधर आए उधर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये रही है आपके पास। अब देख लीजिए ये हाइट आप निकाल लीजिए। ये मान लो ये एंगल आपका ये दे रखा है थीटा, और ये वेक्टर कितना है आपके पास, सी वेक्टर। तो आप गौर कीजिए ये हाइट कैसे निकालेंगे, ये हाइट यही वाली तो है, ये वाली ये हाइट यही तो है, ठीक। तो ये आपको मालूम है ये सी दे रखा है। अब इस ट्राइंगल को देख लीजिए, मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ यहाँ, ठीक, यही वाला। तो इसमें आपको ये पता है ये सी है, और ये हाइट आपको पता लगानी है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है। तो आप क्या करते, कॉस थीटा लगाते और हाइट अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन सी वेक्टर हो जाता। तो हाइट कितनी हो जाती बच्चों, सी कॉस थीटा, ठीक। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं सी कॉस थीटा से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सी कॉस थीटा से, तो आप ये देख लेंगे कि आपको वॉल्यूम मिल गया है। अब गौर कीजिए सी कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर। तो ए क्रॉस बी और ये सी, तो इनके बीच में मैं ये कह सकता हूं ए क्रॉस बी और सी में एंगल अगर थीटा चल रहा है, सी वेक्टर ये और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये, तो बताओ इन दोनों में ही तो एंगल ये थीटा है, ए क्रॉस बी में और सी में। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, मान लो इसकी एन वेक्टर है, तो और दूसरा वेक्टर क्या है, सी। तो एन सी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, एन डॉट सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और एन कितना है, ए क्रॉस बी, तो मैं कहूँगा ए क्रॉस बी डॉट सी से आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकाल सकते हैं। ऐसे ही सी क्रॉस बी अगर किया है तो आप डॉट ए कर दें, क्योंकि अब की बार इसकी हाइट आपको ए मिलने वाली है, तो इससे भी आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो यानी कि ये और ये वैल्यूज़ आपकी जो है बराबर होती हैं। आप चिन्ह को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सी डॉट बी क्रॉस ए कर दें, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये तो मीनिंगलेस बात है। पर आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, ए डॉट सी क्रॉस बी कर सकते हैं, या फिर सी क्रॉस बी डॉट ए कर सकते हैं। बात तो सेम ही है बच्चों। ऐसे ही ए क्रॉस बी डॉट सी कर सकते हैं, या सी डॉट ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं। बात तो सेम ही है। और इससे आपको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। किसका, पैरेललोपाइप का। इस पैरेललोपाइप के वॉल्यूम से ही हम क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं। ये सारे के सारे वॉल्यूम ऐसे ही निकाले गए हैं बच्चों। अब क्या होता है, इसका एक और यूज है बहुत शानदार। वो शानदार यूज क्या है, हम इससे कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर चेक करते हैं, कोप्लेनर है कि नहीं है वेक्टर। कोप्लेनर कैसे, मान लीजिए एक वेक्टर ए इधर दे रखा है और एक बी वेक्टर इधर दे रखा है, और सी वेक्टर आपका इसी प्लेन में कहीं इधर दे रखा है। तो अगर वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में हुए, गौर कीजिए, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर, तीसरा ऊपर को नहीं आया होता, तो इनसे कोई वॉल्यूम बन पाता। तीनों एक ही प्लेन में हैं तो पसर गए वहीं के वहीं, काय का वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम है ही नहीं। तो जब एक ही प्लेन में आ जाएं तीनों वेक्टर, तो वो इनका ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है, इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो आ जाती है इस केस में वो 0 आ जाती है। यानी ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू अगर 0 आ जाए, ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो आप कह देना कि वेक्टर कोप्लेनर हैं, तीनों के तीनों वेक्टर। दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर हैं। अब भाई एक वेक्टर इधर बना ले, एक वेक्टर इधर बना ले, तो दोनों एक प्लेन में होगा कि नहीं इस वाले में। दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर हैं, पर तीन वेक्टरों की कोप्लेनरिटी तभी सिद्ध होती है जब ये कंडीशन बन जाए। चलो मैं इसके साथ एक और टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी काम की चीज़ है। क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहें, मैं क्वेश्चंस इतने सारे आपको एक छोटी सी वीडियो में नहीं करा सकता। आपको मैं इसमें लास्ट बात बता रहा हूँ, जिसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे उसी से जुड़ी हुई बात है डायरेक्शन कोसाइन। समझते चलना बच्चों। ये मान लीजिए आप एक्स एक्सिस आई कैप मान लीजिए, इसे जे कैप मान लीजिए,
और ऐसे बाहर की तरफ आने वाला ऐसे के कैप मान लीजिए। ठीक, अब देखो मान लो कोई भी वेक्टर इधर की तरफ आपने ऐसे वेक्टर बना रखा है, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे आपने कोई वेक्टर बना रखा है। तो वो वेक्टर तीनों तरफ चला ना आपका, मान लो ए एक्स इधर चला, ठीक, और ए वाई इधर चला है, ऐसे मतलब ए वाई इधर की तरफ चला होगा, ठीक, यहाँ ए वाई, और ऐसे ही बाहर की तरफ चला होगा ए जेड। मैं बाहर की तरफ बना नहीं पा रहा, ऐसे थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, ये ए जेड। तो वेक्टर बन के तैयार हो गया होगा ऐसा, ये ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ऐसे बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे जो ए वेक्टर ऐसे आया है उसने कुछ एंगल एक्स के साथ बनाया है, कुछ वाई के साथ, ये ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। चलो ये वेक्टर मैंने बना लिया, ये कोई ए वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ ऐसे बना रहा है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ ऐसे बना रहा है बीटा एंगल, और जेड एक्सिस के साथ जो सामने वाली है इसके साथ बना रहा है ये गामा एंगल। तो इनके जो कॉस एंगल होते हैं ना, जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, ए वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल, यानी एक्स वाई और जेड के साथ जो एंगल बन रहे हैं इन्हें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कहा जाता है। और इनकी वैल्यू जो एल एम एन कह दी जाती है, यही एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। एल एम एन मतलब क्या है, कॉस एंगल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनने वाले किसी भी वेक्टर के एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बनने वाले कॉस एंगल क्या है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि कॉस की तरफ वाली डायरेक्शंस। ठीक, अब समझो इसको। तो ये वाला एंगल मैंने कहा एक्स एक्सिस के साथ बनना है वो अल्फा है, और वाई एक्सिस के साथ बनना है वो बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ बनना है वो गामा है। ये बाहर की तरफ है बच्चों, ऐसा समझना। तो अब ये मान लो जे एक्स एक्सिस की तरफ वाला जो कंपोनेंट ये एक्स है और हाइपोटेनियस ये है, तो मैं कॉस अल्फा को क्या लिखूंगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है ए एक्स और हाइपोटेनियस क्या है ए वेक्टर। ठीक, ऐसे ही कॉस बीटा को क्या लिखता, इसका बेस क्या होता ए वाई और हाइपोटेनियस क्या है ए। ऐसे ही कॉस गामा को क्या लिखता मैं ए जेड अपॉन ए। तो ये हो गए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक, अगर मैं इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, जोड़ रहा हूँ इसको स्क्वायर करके, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड, इनको स्क्वायर करके मैंने अगर जोड़ दिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। और इधर क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, इधर से इन दोनों के तीनों के स्क्वायर करके जोड़ दिए तो इधर से ये वैल्यू आ गई बच्चों, इधर से ये वैल्यू आ गई। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, हम इसमें अपॉन में ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब एक बात पे और गौर कीजिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हाँ, मैंने मैग्नीट्यूड निकालना आपको पहले ही सिखाया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही तो होगा। तो फिर इसका स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ अंडर रूट हटा दीजिए, तो इधर स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो क्या मैं इसकी जगह ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आई 1, यानी कि ये है L, तो L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर आया 1। ये रिलेशन भी काम में आ जाता है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का रेशियो 1 के बराबर आता है। और ये डायरेक्शन कोसाइंस है क्या, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर बीटा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर गामा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा और इज इक्वल टू 1। तो 1 2 3, ये 3 उधर भेज दो तो माइनस के 2, या फिर इन सबको उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, तो ये 2 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो एक रिलेशन आपका ये भी काम में आ जाता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का जो सम है वो 2 के बराबर है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का सम जो है वो 1 के बराबर है। ये डायरेक्शन कोसाइंस के रिलेशन काम में आ जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी जो मैं आपको दे रहा हूँ विदाउट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारी जानकारी जो भी आपको बताई गई है वो बहुत फायदेमंद लगेगी, लास्ट तक बड़े काम की समझ आएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ
और ये वेक्टर की पूरी सीरीज़ भी ख़त्म कर रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं PDF डाल रहा हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई करें और पूरे के पूरे डाउट्स मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डालूंगा, आप पूछते रहें। ये एक वादा है मेरा, जब तक आप लास्ट तक नीट एग्ज़ाम, जेई एडवांस का, जेई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे लेते, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही मेरा वादा है। आप काम करते रहिए, मैं भी आपके साथ काम करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, नमस्कार।